हेलो एवरीवन। ये 12th कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फाइल हैंडलिंग टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि अभी तक क्लासेस में हमने पाइथन का रिवीजन पार्ट कवर किया था। फाइल हैंडलिंग 12th के यूनिट 1 में काफ़ी मेजर पोर्शन कवर करता है। इसमें हम 3 टाइप की फाइल्स देखेंगे, टेक्स्ट फाइल्स, और उसी में हम CSV फाइल्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बाइनरी फाइल्स। तो पहले हम टेक्स्ट फाइल्स पढ़ेंगे, फिर बाइनरी फाइल्स पढ़ेंगे और लास्ट में CSV फाइल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल क्या होती है। हमें कंप्यूटर में कभी कभी जब डेटा परमानेंटली स्टोर कराने की जरूरत होती है तो हम फाइल्स का यूज करते हैं। जैसे हम टेक्स्ट फाइल्स बनाते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल्स बनाते हैं। ये सब हम कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए फाइल्स बनाते हैं। जब हम अगर हम प्रोग्रामिंग के सेंस में बात करें तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हमने प्राइम नंबर्स का प्रोग्राम बनाया, तो हम उसे जब हर बार रन कराते हैं, मान लीजिए प्रोग्राम हमने बनाया 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमारा प्रोग्राम प्रिंट करे, तो हम जितनी बार भी रन कराएंगे वो हमारे प्राइम नंबर हमें शो कर देगा और एग्जिट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो जो भी आउटपुट दे वो परमानेंटली स्टोर हो, ना कि हमें हर बार उतना दिख जाए और प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। हम चाहते हैं कि जितना उसने आउटपुट दिया वो एक जगह स्टोर हो जाए। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लें, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो आपने गेम जहां तक प्ले कर लिया तो आप चाहते हैं यहां तक कि जो उसकी स्टेट है वो सेव हो जाए, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम गेम का ऐप चालू करें तो वो पूछे कि आप रिज्यूम करना चाहते हैं प्रीवियस स्टेट से। तो इस तरीके से उसने जो उसकी प्रीवियस स्टेट थी उसको सेव कर लिया है। और सेव कैसे किया है? एक परमानेंट मेमोरी में, क्योंकि ताकि जब कोई यूजर नेक्स्ट टाइम उस गेम को प्ले करे तो वो उससे पूछे कि आप इससे आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। तो इसीलिए जब हमें प्रोग्राम्स के थ्रू किसी डेटा को परमानेंटली स्टोर करना होता है तो हम फाइल्स का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम रिजल्ट्स आर ट्रांजिएंट, मीन्स ज्यादातर हम जो छोटे प्रोग्राम बनाते हैं उनका रिजल्ट कुछ टाइम के लिए होता है, हम उसको परमानेंटली स्टोर नहीं करते। बट समटाइम वी वांट टू स्टोर द रिजल्ट परमानेंटली। लेकिन हम कभी कभी चाहते हैं जब हमारा रिजल्ट परमानेंटली स्टोर हो, उसके लिए हम फाइल्स का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं डेटा फाइल्स। डेटा फाइल इज ए कंप्यूटर फाइल विच स्टोर्स डेटा टू बी यूज्ड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जब हम डेटा फाइल्स बनाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया टेक्स्ट फाइल या वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल, तो वो सारी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए बनाई जाती हैं और उनको कंप्यूटर का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो डेटा फाइल्स के एग्जांपल जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिए कि एनी डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड प्रोसेसर, कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट की हम फाइल बनाते हैं वो हमारी डेटा फाइल है। कोई भी हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की नोटपैड में .txt फाइल बनाते हैं वो हमारी डेटा फाइल है। और बाइनरी फाइल्स अभी हम आगे देखेंगे। अब फाइल इज स्टोर्ड ऑन परमानेंट स्टोरेज, तो मैंने पहले भी बताया कि फाइल को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। वी कैन यूज इट फॉर रीडिंग और राइटिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। फाइल में हम कुछ ना कुछ लिखते हैं या उससे रीड करते हैं, तो फाइल में हम इन दोनों काम को करते हैं और हर फाइल को एक नाम दिया जाता है ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। अब हम देखते हैं कि डेटा फाइल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, डेटा फाइल की नीड क्या है। तो परमानेंट स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जब भी यूजर चाहता है कि उसका जो भी डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहे परमानेंट मेमोरी में, जैसे कि रैम में स्टोर ना हो, तो उसके लिए हम डेटा फाइल्स का यूज करते हैं। फॉर क्रिएशन ऑफ लॉग फाइल्स बाय सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर्स, जब भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कई बार लॉग फाइल्स स्टोर करते हैं। लॉग फाइल स्टोर करने का उनका मेन रीजन होता है ताकि वो रिकॉर्ड रख सकें कि सिस्टम पे किसने किसने लॉग इन किया या सिस्टम में क्या क्या एरर्स आई। जैसे हम एग्जांपल लें अगर MySQL सॉफ्टवेयर का, तो वो अपना एक एरर लॉग मेंटेन करता है कि उस डेटाबेस में क्या क्या एरर्स आई। फॉर क्रिएशन ऑफ डेटाबेस फाइल्स बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स,
जो बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो जो भी सारी डेटा फाइल्स होती हैं उनको जो भी उनका डेटा होता है उनको डेटा फाइल्स में स्टोर करते हैं, या टेबल्स का स्कीमा होता है उसको भी वो डेटा फाइल में स्टोर करते हैं। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑडियो, वीडियो और इमेज फॉर्मेट। अभी तक तो हम टेक्स्ट फाइल्स की बात कर रहे थे कि हम कैसे उसमें टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं। हम डेटा फाइल्स के थ्रू ऑडियो, वीडियो और इमेज को भी हम स्टोर कर सकते हैं। और फॉर क्रिएशन ऑफ ऑडियो, वीडियो और इमेज फॉर्मेट में हमें स्टोर करने के लिए हम बाइनरी फाइल्स का यूज करते हैं। फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बाय सॉफ्टवेयर्स, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उस सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स के पैरामीटर को कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में सेव करते हैं। अब हम डेटा फाइल्स को दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं। पहला तरीका तो हुआ टेक्स्ट फाइल और दूसरा बाइनरी फाइल्स। अब हम इन दोनों तरीके की फाइल्स को आगे देखेंगे। जो टेक्स्ट फाइल्स हमारी होती हैं, जैसे हमने नोटपैड पे कोई फाइल बनाई, वो सभी रीडेबल फॉर्मेट में होती हैं, हम उन्हें पढ़ सकते हैं। और टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन आस्की कैरेक्टर्स और यूनिकोड कैरेक्टर्स, तो उसमें हम आस्की या यूनिकोड कैरेक्टर्स यूज करते हैं और वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती हैं। अ यूजर कैन रीड द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट फाइल और एडिट इट यूजिंग टेक्स्ट एडिटर, तो हम उस फाइल को टेक्स्ट एडिटर के थ्रू ओपन करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड बाय अ स्पेशल कैरेक्टर नोन एज EOL। जब भी हम टेक्स्ट फाइल्स को ओपन करते हैं तो जब एक लाइन एंड हो जाती है तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर के द्वारा टर्मिनेट की जाती है, उसको बोलते हैं EOL, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल के एग्जांपल हो गए .txt फाइल जो हम नोटपैड में बनाते हैं, या .csv फाइल। ये दोनों टेक्स्ट फाइल के एग्जांपल हो गए। अब हम देखते हैं बाइनरी फाइल्स क्या होते हैं। बाइनरी फाइल्स नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती हैं। इससे पहले मैंने बताया था जब हमें इंफॉर्मेशन ऑडियो, वीडियो और इमेज फॉर्मेट में स्टोर करनी होती है तो हम बाइनरी फाइल्स का यूज करते हैं। A binary file is a file that contains information in the same format in which the information is held in memory. जब हम किसी भी फाइल को स्टोर करते हैं तो मेमोरी में हमारी बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है। तो बाइनरी फाइल जो होती है वो इंफॉर्मेशन को उसी टाइप से स्टोर करती है जिस टाइप से वो मेमोरी में स्टोर हुई होती है। दे आर नॉट ह्यूमन रीडेबल, इनको हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स दिखेंगे जो आप पढ़ नहीं सकते। इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डिलिमिटर फॉर अ लाइन। जैसे हमारी टेक्स्ट फाइल्स में एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर था, वैसे यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं होता। नो ट्रांसलेशन अकर्स इन बाइनरी फाइल। जब हम टेक्स्ट फाइल को सेव करते हैं और उसको रीड या राइट करते हैं तो उसमें जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है उसमें इंटरनल ट्रांसलेशंस होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी ट्रांसलेशन बाइनरी फाइल में नहीं होता। इसको हम अभी आगे देखेंगे, जब हम टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कैसे वो ट्रांसलेशन हो रहा है। बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड इजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन द टेक्स्ट फाइल्स। बाइनरी फाइल क्योंकि हमारी उसी फॉर्म में होती हैं जिस फॉर्म में वो मेमोरी में सेव होती हैं, तो इसीलिए उसमें कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो फास्टर टू रीड एंड राइट होती हैं। उसमें हम तेजी से रीड कर सकते हैं और तेजी से राइट कर सकते हैं। अब ये बाइनरी फाइल्स के कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे PDF फाइल हो गई, वर्ड की फाइल डॉक फाइल हो गई, इमेज में जैसे PNG, JPG, GIF, वीडियो फाइल्स MP3, MP4, 3GP, MKV, और ऑडियो फाइल्स जैसे MP3, WAV, ETC, ये सब बाइनरी फाइल्स के एग्जांपल हैं। अब हम देखते हैं हमारी CSV फाइल्स। CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV फाइल्स भी टेक्स्ट फाइल का ही एक एग्जांपल है। A comma separated values is a text file that uses comma character to separate values. इसमें दो या दो से अधिक दो वैल्यूज को हम सेपरेट करते हैं तो एक कॉमा कैरेक्टर उनके बीच में इनपुट कर देते हैं। Each line of the file is a data record. CSV फाइल में जो हर लाइन होती है वो एक डेटा का रिकॉर्ड होती है। Each line of the file is terminated with a new line character. जो हर लाइन होती है वो एक न्यू लाइन कैरेक्टर के थ्रू
टर्मिनेट होती है। टेक्स्ट फाइल्स में भी सेम होता है, क्योंकि कॉमा CSV फाइल्स भी टेक्स्ट फाइल्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डेटा है वो कॉमा के थ्रू सेपरेट हो रहा है। स्टोर्स टेबुलर डेटा, numbers and text in plain text in which case each line will have the same number of fields। जो डेटा होता है उसको प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में सेव करते हैं CSV फाइल्स। दीज फाइल्स आर ऑफन यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस। हम CSV फाइल्स के थ्रू डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे हम डेटाबेस फाइल्स से डेटा को हम CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसे दूसरी जगह किसी जगह इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने एक जगह से डेटा लिया, एक डेटाबेस से, उसको दूसरे डेटाबेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है CSV फाइल का। जैसे कॉन्टैक्ट मैनेजर, मान लीजिए हमारी मोबाइल में कॉन्टैक्ट जो डायरेक्टरी होती है उससे जब हम उसको एक्सपोर्ट करें तो उसमें नेम, ईमेल, मोबाइल, सिटी, ये 4 कॉलम हो गए। नेम, ईमेल, मोबाइल, सिटी, ये चारों किसके थ्रू है, कॉमा के थ्रू सेपरेटेड है। अब उसकी वैल्यूज हो गई, रमेश नेम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई, ईमेल के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हो गई, मोबाइल के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हो गई और सिटी के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हो गई। हर वैल्यू एक कॉमा के थ्रू सेपरेटेड है। सुरेश, फिर ईमेल, कॉमा, मोबाइल नंबर, कॉमा, सिटी। तो ये हमारी हो गई CSV फाइल। CSV फाइल इस टाइप्स की होती हैं। टेक्स्ट फाइल्स आप सभी ने ऑलरेडी देखी हुई हैं। और बाइनरी फाइल्स, बाइनरी फाइल का चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जो नॉन रीडेबल फॉर्म में होती हैं बाइनरी फाइल्स हमारी, ये मेरा फोल्डर है, इसके अंदर मैं जाता हूं। ये हमारे पास एक इमेज है। इसको जब हम किसी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू ओपन करके देखना चाहेंगे तो ये हमारी नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होगी। ये हमने टेक्स्ट एडिटर के थ्रू ओपन किया तो ये जो सारा आपको दिख रहा है हम इसको पढ़ नहीं सकते, इसलिए ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स को ओपन करने के लिए, जैसे इमेज को ओपन करने के लिए हम इमेज व्यूअर का यूज करते हैं, तो बाइनरी फाइल्स में जो होती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती और ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होती है। तो इसमें अगर हम जरा सा भी चेंज कर देते हैं, जैसे अभी ये जो इमेज है ये कुछ इस तरीके की है, अगर हम इसमें जरा सा भी चेंज कर देते हैं, मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इसने पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया। आप देखते हैं ये फाइल कैसी दिख रही है, कुछ इस तरीके की दिखने लगी। तो इसलिए ये बाइनरी फाइल्स में अगर हम थोड़ा भी चेंज कर देते हैं तो फाइल करप्ट हो सकती है। तो इसलिए ये बाइनरी फाइल्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होती हैं और इसमें हम थोड़ा सा भी चेंज कर दें तो पूरी की पूरी फाइल करप्ट हो सकती है। अब हम आगे देखते हैं, उसी में हमारा अगला टॉपिक पाथ। अगला टॉपिक जो है इसको मैं इसके बाद लेता हूं। इससे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल्स में। रीडेबिलिटी, तो जो हमारी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज दीज फाइल्स आर इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो हमारी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती हैं। टेक्स्ट फाइल्स आप सभी ने देखी होंगी, नहीं तो मैं मान लीजिए ये एक हमारी टेक्स्ट फाइल्स है, मान लीजिए डेमो फाइल, इसको मैं ओपन करता हूं तो ये हमारी एक टेक्स्ट फाइल है। ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है टेक्स्ट फाइल्स। और बाइनरी फाइल्स मैंने दिखा दिया आपको, कुछ इस तरीके की होती है, नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। स्टोरेज कैन स्टोर ओनली प्लेन टेक्स्ट इन अ फाइल। जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो स्टोर करती है टेक्स्ट फाइल्स। कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट इन अ सिंगल फाइल। तो ये इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा का स्टोर कर सकते हैं। लाइन टर्मिनेशन, लाइन इज टर्मिनेटेड बाय एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर टेक्स्ट फाइल्स में, जबकि बाइनरी फाइल्स में ऐसा कोई एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता। मैंने पहले बताया ट्रांसलेशन होता है जब हम टेक्स्ट फाइल्स को रीड या राइट करते हैं, जो उसमें एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है उसको सेव करने में उसमें कुछ ट्रांसलेशन होता है। जब हम उसको वापस रीड करते हैं तो उसमें कुछ ट्रांसलेशंस होते हैं, जबकि बाइनरी फाइल्स में ऐसा कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। रीड और राइट टाइम रिलेटिवली स्लोअर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट। जो हमारी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो रिलेटिवली स्लोअर होती हैं, जबकि बाइनरी फाइल्स फास्टर होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये उसी फॉर्म में सेव होती हैं जिस फॉर्म में मेमोरी में सेव होती हैं। अब हम देखते हैं पाथ।
पाथ क्या होता है, जब भी हम आगे फाइल हैंडलिंग में काम करेंगे तो हर फाइल का कोई ना कोई पाथ होता है। तो उसके लिए हम पाथ यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि आगे जब हम फाइल हैंडलिंग को पढ़ेंगे तो उसमें इसका काफी हो जाएगा। अ पाथ स्पेसिफाइज अ यूनिक लोकेशन इन अ फाइल सिस्टम। किसी भी फाइल सिस्टम में जो पाथ होता है वो एक यूनिक लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। और पाथ दो तरीके का हो सकता है, या तो एब्सोल्यूट या रिलेटिव। अभी हम डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इसका हम यूज देखेंगे आगे। एब्सोल्यूट पाथ इज अ पाथ दैट डिस्क्राइब्स द लोकेशन फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। एब्सोल्यूट पाथ ऐसा पाथ होता है जो कि किसी फाइल या फोल्डर की लोकेशन को किसी भी डायरेक्टरी के टॉप मोस्ट लेवल से बताता है। एब्सोल्यूट पाथ हैज नथिंग टू डू विद द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, हम किस फोल्डर में काम कर रहे हैं, इससे हमारे एब्सोल्यूट पाथ का कुछ भी लेना देना नहीं होता। रिलेटिव पाथ होता है किसी फाइल का, जिस फाइल में हम करेंटली वर्क कर रहे हैं उसके रिलेटिव उस फाइल की लोकेशन क्या है। A relative path is a path that describes the location in relative to the current working directory। हम जिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग किसी फाइल की लोकेशन क्या है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये मान लीजिए मेरा डेस्कटॉप है, इस पे मैंने पाइथन क्लास नाम का फोल्डर बना रखा है। उसके अंदर टेक्स्ट फाइल्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर 1 नाम का फोल्डर है। 1 के अंदर भी 2 फोल्डर हैं, 1.1 और 1.2। मान लीजिए मैं 1.1 में जाता हूं तो उसके अंदर एक फाइल है 1.1.txt। मैं 1.2 में जाता हूं तो उसके अंदर एक फाइल है 1.2.txt। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। तो मान लीजिए मुझे इस फाइल का 1.1.txt का मुझे एब्सोल्यूट पाथ निकालना है। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जो हमारी जो हमारी टॉप मोस्ट लेवल ऑफ डायरेक्टरी होती है वहां से हमें ये पाथ देती है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे टॉप मोस्ट लेवल डायरेक्टरी क्या है, C, उसके बाद यूजर्स, उसके बाद P88SI, उसके बाद डेस्कटॉप, फिर पाइथन क्लास, फिर टेक्स्ट फाइल्स, फिर 1, फिर 1.1। तो ये सारे हमारे उसका पाथ हो गया, और उसके अंदर 1.1.txt। तो इसका अगर हमें एब्सोल्यूट पाथ लिखना है तो इसका एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट पाथ हो गया इस फाइल का 1.1.txt। और इसी तरीके से ये 1.2 का पाथ हो गया यहाँ पे 1.2 और 1.2.txt। ये तो हो गया एब्सोल्यूट पाथ। और जैसे हमें मान लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट पे, अभी कमांड प्रॉम्प्ट की लोकेशन क्या है, C users P88SI। और हम जो फाइल पे हमें काम करना है वो कहाँ पे, C users P88SI। अभी हमें अगर उस फाइल की लोकेशन की जो डायरेक्टरी है वहां पे पहुंचना है तो हम लिख देते हैं चेंज डायरेक्टरी cd लिखा मैंने, उसके आगे मैंने लोकेशन दे दी उस फाइल की जो हमारी का फोल्डर है, उस फाइल का जो फोल्डर है उसकी हमने एब्सोल्यूट लोकेशन दे दी। अभी हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा वहां पे पहुंच गया। अभी अगर हमें देखना है कि उस फाइल में क्या लिखा हुआ है तो मैं टाइप 1.1, मैंने फाइल का नाम लिखा 1.1.txt, मैंने फाइल का नाम दे दिया। तो दिस इज द फाइल अंडर 1.1 फोल्डर। तो ये तो हमारा हो गया उस फाइल का 1.1.txt का, ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ हो गया। आप देखते हैं रिलेटिव पाथ क्या होता है। रिलेटिव पाथ होता है कि हम जिस डायरेक्टरी में हैं उसके रिलेटिव किसी फाइल का पाथ। तो अभी हम किस डायरेक्टरी में हैं, 1.1, और हमारी 1.2 वाली फाइल है वो किस में है, 1.1। अभी हम इसके अंदर हैं, यहाँ पे हैं, लेकिन हमें जानना किसके बारे में, 1.2 के अंदर 1.2.txt की फाइल के बारे में। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम इसका एब्सोल्यूट पाथ पे चले जाएं और वहां से हम फाइल रीड कर लें। तो वो तो हो गया एब्सोल्यूट पाथ कि हम पूरा यहां से जाएं, C डायरेक्टरी से जाएं और लास्ट तक उस फाइल के पाथ तक पहुंच जाएं। लेकिन एक दूसरा तरीका हो सकता है कि हम जिस डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं हम उसी से पूरा शुरुआत से ना जाके हम वहां से दूसरी डायरेक्टरी में पहुंच जाएं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं टाइप। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, जो हमारे ये डबल डॉट होते हैं इसका मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी।
ये है चेंज डायरेक्टरी, इसका मतलब पेरेंट डायरेक्टरी। तो अभी ये 1.1 है, इसकी पेरेंट डायरेक्टरी है 1 की पेरेंट डायरेक्टरी टेक्स्ट फाइल्स की पेरेंट डायरेक्टरी पेरेंट क्लास, पाइथन क्लास। तो यहाँ पे मैंने cd डबल डॉट किया, तो अभी हम वापस 1 में पहुंच गए। फिर अगर हम cd डबल डॉट करेंगे तो हम किस में पहुंच गए, टेक्स्ट फाइल्स में पहुंच गए। तो अभी मैं cd 1 में जाता हूं, cd 1.1, तो अभी हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां हमारी फाइल 1.1.txt थी। अब हम इस पाथ से हम अपनी 1.2.txt वाली फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक तो तरीका मैंने बताया कि आप शुरुआत से जो हमारा 1.2.txt का पाथ है उसको चेंज डायरेक्टरी में लिख दें और वहां से फाइल को रीड कर लें। लेकिन हम पूरा पाथ नहीं अगर लिखना चाहें, हम चाहें कि हम जिस करंट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं हम वहीं से 1.2.txt में पहुंच जाएं, तो उसके लिए हम रिलेटिव पाथ का यूज करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे cd, हमें कहां से कहां जाना है पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी हम कहां पे हैं 1.1 के अंदर, लेकिन हमें कहां से जाना है, 1.1 से पहले 1 में जाना है, 1 से फिर 1.2 में जाना है, 1.2 में जाके हम 1.2.txt को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं cd डॉट 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 से हम 1 में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हमें किस में जाना था, 1.2 में, 1.2 में पहुंच के यहां से हम सीधे फाइल को रीड कर लेते हैं। डॉट डॉट करने से हम 1 में पहुंच गए, 1 के बाद हम 1.2 में पहुंचे और 1.2 के बाद हमें उस फाइल को रीड करना है। फाइल का नाम है 1.2.txt। तो ये हमारा फाइल, दिस इज फाइल अंडर 1.2 फोल्डर। तो जो हमारी फाइल थी इसने यहाँ पे उसका टेक्स्ट दिखा दिया। तो ये हमारा पाथ क्या हुआ, रिलेटिव पाथ। जबकि हमारा 1.1 का जो ये पाथ था वो क्या था, हमारा एब्सोल्यूट पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ में यही अंतर है। जो एब्सोल्यूट पाथ होता है जो वो लोकेशन देता है टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो वो हमारी सी डायरेक्टरी थी, तो सी डायरेक्टरी से उसने स्टार्ट किया और हमें फाइल तक जो उसका पाथ था वो दिया। लेकिन जो हमारा रिलेटिव पाथ होता है वो किसी फाइल की लोकेशन देता है इन टर्म्स ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जिस हम डायरेक्टरी में काम कर रहे होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग वो हमें लोकेशन देता है। तो इसके बाद हम टेक्स्ट फाइल्स स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें ये लोकेशन के कॉन्सेप्ट का काफी यूज आएगा, तो इसीलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।